हमारा पहली तीन। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 11वें हफ्ते में हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, हमारे बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, स्पॉट जैसे दिखते हैं, उसको मॉन्गोमेरी ट्यूबरकल्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, प्रेगनेंसी में हमारी खून की मात्रा बढ़ जाती है, खून पतला हो जाता है, बातें करते हैं तो हमारी यूरिन लीक होना शुरू हो जाती है, उसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारे बेबी में कैसे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बेबी की जो लेंथ है उसका आधा भाग हेड ने, बेबी के सिर ने ऑक्यूपाई किया होता है और ये 2.5 से 3 इंच तक का होता है और बेबी का वजन 9 ग्राम तक होता है। तो आइए हम जानते हैं इस हफ्ते में हमें किसी के यूरिन का लीकेज कंट्रोल करने के लिए और वहां के मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए हम कीगल्स एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। तो हम अभी जानेंगे कि कीगल्स एक्सरसाइज क्या होते हैं। जैसे हमें जोर से यूरिन आ रही हो और यूरिन को हम कंट्रोल करने के लिए जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो मसल्स ये कीगल एक्सरसाइजेस में हमें एक्टिव करने हैं। जैसे यूरिन कंट्रोल करने के लिए हम निचले हिस्से के मसल्स स्क्वीज करते हैं, वो मसल्स हमें स्क्वीज करने हैं, होल्ड करने हैं 10 सेकंड के लिए। ये रिपीटेशंस हमें 15 to 20 टाइम्स करनी है। मसल्स को स्क्वीज करना है, 10 मिनट्स होल्ड रखना है, वापस रिलैक्स करना है। मसल्स को वापस स्क्वीज करना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, वापस रिलीज करना है। और ये हमें दिन में 3 बार करने हैं। इसका एडिशनल बेनिफिट ये होता है, नीचे हिस्से की लेंथ है अराउंड 4 सेंटीमीटर और वेट है अराउंड 7 ग्राम। बेबी अभी बहुत ही छोटा सा बेबी है, बट बेबी के ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं जो आने वाले वीक्स में, क्योंकि आप वीक 11 में हो तो 11 to 13 वीक्स के बीच में आपका नेक्स्ट बिग स्कैन यानी अल्ट्रासाउंड आने वाला है, जिसको बोलते हैं NT-NB स्कैन। ये स्कैन काफी लेडीज स्किप कर देते हैं, काफी लोगों को लगता है थोड़ा एक्सपेंसिव है या इसकी क्या जरूरत है या हमें एक्स्ट्रा स्कैन नहीं कराना, बट पर्सनली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कैन बहुत ही जरूरी है। NT-NB स्कैन बेसिकली किया जाता है ये देखने के लिए कि क्या आपके बेबी में कोई डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस हैं या कोई अबनॉर्मलिटीज होने के चांसेस हैं। तो 100% तो कोई भी नहीं बता सकता, बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट डॉक्टर्स ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन स्कैन्स के थ्रू और कुछ ब्लड टेस्ट के थ्रू कि क्या कोई अबनॉर्मलिटीज होने के चांसेस हैं। बिकॉज़ अगर ऐसा कुछ है देन यू एंड योर डॉक्टर मस्ट टेक अ डिसीजन कि आपको इस प्रेगनेंसी को आगे लेके जाना है या नहीं, बिकॉज़ हैविंग एनी abnormality can be a direct risk to your child also and will be a struggle for you also, because कोई पेरेंट अपने बच्चे को सफर करते हुए नहीं देख सकता। So I would personally suggest that don't skip this scan. Talking about the baby bump, अभी आपका बेबी बम्प नहीं दिख रहा होगा unless आप बहुत ही लीन साइड पे हो, तो हो सकता है आपका लोअर एब्डोमेन स्लाइटली बल्ज करना शुरू हो चुका है, which is absolutely normal। लीन बॉडीज में थोड़ा जल्दी पता चलता है, बट बाकियों के लिए maybe in the second trimester your bump will start showing and that's when you will start प्रोटीन खाओ, बहुत ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, बीटरूट खाओ, अनार खाओ, ताकि आपको बहुत ज्यादा आयरन मिल सके। बेसिकली आपकी डाइट में प्रोटीन होना, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और फॉलिक होना बहुत ही जरूरी है। आपके डॉक्टर ने इस टाइम पे आपके कुछ सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर दिए होंगे, डोंट मिस देम गाइस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके बेबी पे होता है। तो पेशेंट्स का प्लेसेंटा नीचे डेवलप होना स्टार्ट होता है, मानो 12 वीक्स के एंड में आपका प्लेसेंटा पूरा बन जाता है, लेकिन जो लोगों का प्लेसेंटा नीचे बनना स्टार्ट हो जाता है वो लोगों को कभी-कभी 11th वीक में थोड़ा बहुत रेड स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकता है। उस केस में तुरंत आपको आपके डॉक्टर के पास रिपोर्ट करना है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि आपके बेबी में क्या चेंजेस हैं। बहुत जगह सोनोग्राफी में दिखेगा बेबी काफी एक्टिव रहता है, काफी फास्ट पोजीशन चेंज करते रहता है, करवट चेंज करते रहता है। दूसरा है कि बच्चे के जो फिंगर्स हम लोगों ने 10th वीक में बोले कि ऐसे वेब शेपेड फिंगर्स थे कि एक दूसरे को चिपके हुए थे, तो अभी ये फिंगर्स थोड़े सेपरेट हो जाएंगे, मतलब ह्यूमन फिंगर्स के जैसे ये फिंगर्स बच्चे के दिखने लगेंगे। ये फिंगर का मूवमेंट और फोल्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगा हैंड्स एंड लिम्स का, तो ये फिंगर स्टार्ट हो जाएंगे फंक्शन करना, पूरी बनना स्टार्ट हो जाती है 11th वीक में। बाकी जो रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स है वो भी अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चे का स्किन बनना स्टार्ट हो जाएगा, काफी पतला सा ट्रांसपेरेंट स्किन रहेगा। दूसरे के बच्चे के पूरे बॉडी पे छोटे छोटे हेयर बनना डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चे के ब्रेन का साइज रेस्ट ऑफ द बॉडी से थोड़ा सा बड़ा दिखता है ये टाइम पे, क्योंकि बच्चे का ब्रेन बहुत रैपिडली ग्रो हुआ रहता है 11th वीक के ऑनवर्ड, ब्रेन काफी फास्ट डेवलप होने लगता है। तो फ्रेंड्स 11th वीक में आपके बेबी में ये चेंजेस रहेंगे। तो आपको ऐसे हाँ आपको पेल्विक एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको पानी काफी लेना है, आपको हल्का फुल्का ब्रिस्क वॉक लेना है, आपको डाइट चार्ट स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, 2 घंटे के ऊपर आपको भूखा नहीं रहना है। अगर आप ज्यादा भूखा रहे तो आपको नौशा और वोमिटिंग का तकलीफ फिर से स्टार्ट हो सकता है, और अगर आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग अगर कुछ हो रहा है तो तुरंत आपको आपके डॉक्टर के पास रिपोर्ट। प्रोजेस्टेरॉन तो चला ही आ रहा है, इसी की वजह से ये परेशानियां होती हैं। जो हमारा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है, जो कि एक तरह से प्रेगनेंसी को या बेबी को सपोर्ट करता है, वही ये सारे बदलाव लाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है गर्भाशय को तो रिलैक्स करता ही है बेबी को जगह देने के लिए, बढ़ने के लिए, परंतु वह हमारी धमनियों या ब्लड वेसल्स को भी रिलैक्स कर देता है। जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे होता है, बहुत कॉमन है। आमतौर पे पेशेंट्स मुझसे कहते हैं मैम हमारा बीपी ना बहुत लो है, 90/60। एक रेगुलेशन प्रोसेस है, जैसे कि आपके गर्भाशय को ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, और इसी के साथ साथ हमारे जो दिमाग या ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से हमें डिजीनेस या चक्कर आते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है ऐसे में आप रेगुलरली खाना पीना खाते रहिए और हाइड्रेशन, पीने वाली चीजें खूब लीजिए, जैसे कि आपका बीपी बहुत ज्यादा नीचे ना आए। इसके अलावा ब्लोटेडनेस, पेट फूला रहना, ये हड्डी, नाक की हड्डी बनी है कि नहीं ये देखा जाता है, इसे हम नेजल बोन कहते हैं। और बच्चे की गर्दन के पीछे की स्किन की मोटापे को नापते हैं या न्यूकल थिकनेस कहा जाता है, उसको देखा जाता है, और कुछ और पैरामीटर्स का जजमेंट किया जाता है। इस समय बच्चे की लेंथ भी दी जाती है। अब इन चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या महत्व है? जो नेजल बोन और न्यूकल थिकनेस है ये अगर नॉर्मल है तो ठीक है, मगर इनमें अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो ये एक डाउन सिंड्रोम करके एक कंडीशन होती है जो बच्चे को इफेक्ट कर सकती है, उस चीज की डायग्नोसिस में मदद कर सकती है या संकेतक हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं अर्ली जेनेटिक स्कैन। इसमें इस समय बच्चे का ब्रेन, हाथ पैर वगैरह भी शुरुआती तौर पे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो हम बच्चे की लेंथ मेजर करते हैं, जिसको हम क्राउन रम्प लेंथ कहते हैं, इसके बेसिस पे आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी या ड्यू डेट कैलकुलेट होती है। अगर ये आपकी जो लास्ट पीरियड की डेट से मैच कर रही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो वो दोनों नॉर्मल है और आपकी डेट आपको पता ही है। परंतु अगर 1 हफ्ते से ज्यादा का फर्क है आपके अल्ट्रासाउंड के हिसाब से आपकी ड्यू डेट और आपकी जो पीरियड के हिसाब से डेट में, तो आपकी जो अल्ट्रासाउंड की डेट है वह वैलिड मानी जाती है। इसलिए इस अल्ट्रासाउंड को डेटिंग अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपके ब्लड टेस्ट अभी तक नहीं हुए हैं, जो रूटीन के अलावा आपके डॉक्टर आपके प्रीनेटल विटामिन शुरू करेंगे, जैसे आयरन की गोलियां हैं और आपके कैल्शियम की गोलियां हैं, साथ में फॉलिक एसिड और डीएचए। फॉलिक एसिड और डीएचए बच्चे के दिमागी विकास के लिए जरूरी है। डीएचए की गोलियां अगर आपको इंटेलिजेंट हाई आईक्यू का बेबी चाहिए तो उसके लिए जरूरी है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस स्टेज पे डॉक्टर को विजिट जरूर करें। और हमें रहती है तो वहां पर आपको क्या करना है, ऑयल मसाज स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहली बात, अभी तक आपने नहीं स्टार्ट किया है ऑयल मसाज, तो आप आज से स्टार्ट कर दो। आपके एब्डोमेन एरिया में, आपके ब्रेस्ट एरिया में और थाई एरिया में, जहां जहां पर स्ट्राइड डेवलप होने की चांसेस है वहां पर आप ऑयल मसाज स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, आपके अंदर इस महीने क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा बर्पिंग की तकलीफ होगी, यानी कि आपको बहुत ज्यादा गैस बनेगा। और यदि आप इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप विटामिन सी का इंटेक ज्यादा बढ़ा दो। विटामिन सी आपको इस हफ्ते में ऐड कर देना, अभी तक नहीं किया तो विटामिन सी क्या हेल्प करेगा, आपके अंदर एंटीबॉडीज बनेगा, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, तो आपको बार बार जो सर्दी खांसी की तकलीफ, एलर्जी की तकलीफ वो भी कम होगी। दूसरा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई और डिसीज का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो आपका बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए है, आपके हेयर के लिए बहुत अच्छे से काम करेगी, हेयर को शाइन देगी, स्किन को आपको शाइन
टाइम देगी, प्लस जो मेलेस्मा का सिम्टम है वो डेवलप नहीं होगा। दूसरा आपके बच्चे पेंट वो बहुत अच्छे से होगा, नर्व डेवलपमेंट के लिए भी करें। दूसरा आपको भी क्या नहीं करना है, हो गई है तो आप बहुत ज्यादा तला हुआ नहीं खाएंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे, बहुत ही ज्यादा स्पाइसी फैटी फूड नहीं खाना है। तीसरा आपको जो इस सप्ताह के दौरान नहीं करना है वो है अभी आपको स्वेटिंग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करनी है, साइकिलिंग नहीं करनी है, हेवी एक्सरसाइज कोई भी अभी तक नहीं करनी है। और तीन चीजें जो आपको करनी है इस सप्ताह में ऐड करनी है वो है क्या है, तो पहले तो प्रोटीन डाइट बढ़ा दीजिए, उसके लिए आप नट्स सारे ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट सारे ऐड कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, माइक्रो मिनरल्स होते हैं, वो आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। उसके अंदर जो हेल्दी फैट है वो भी आपके बच्चे के मांस के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज अभी तक आपने ड्राई फ्रूट्स लेना स्टार्ट नहीं किया है तो कर दीजिए, ड्राई फ्रूट्स आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगी, उसका ग्रोथ बूस्ट करेगा। दूसरा है विटामिन ई, विटामिन ई लेना स्टार्ट कर देना है। अभी तक यदि आप विटामिन ई रिच फूड नहीं खा रहे जैसे कि फिश ऑयल, तो आप वो ले लीजिए। फिश और फिश ऑयल लेने से आपके बच्चे की जो स्किन है अच्छे से आएगा, उसका ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा, उसका ब्रेन पावर बहुत अच्छे से बढ़ेगा। तो विटामिन ई रिच फूड खा लीजिए। और तीसरा है आपको योगा स्टार्ट कर देना है। यदि अभी तक आपने योगा और मेडिटेशन नहीं स्टार्ट किया है तो भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि योगा मेडिटेशन आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रखने के लिए, सर्कुलेटरी सिम्टम आप में ना आए, इसके लिए बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स